आज की क्लास आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। बीएससी 6 सेमेस्टर जूलॉजी पेपर फर्स्ट यूनिट 3 के और वो सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं जो इस साल एग्जाम पेपर में फंसने वाले हैं। जिस तरह सूरज पूरब से निकलता है उसी तरह ये क्वेश्चन हर साल एग्जाम पेपर में रखे हुए मिलते हैं। यूनिट 3 का नाम है डायरेक्ट एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन और पेपर फर्स्ट का नाम तो आपको याद है ही, इवोल्यूशनरी एंड डेवलपमेंटल बायोलॉजी। चलिए देख लेते हैं यूनिट 3 के वो कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू हैं जो इस साल एग्जाम पेपर में 100% फंसेंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट मैंने लिया है विज्ञान की वह शाखा जो जीवाश्मों का अध्ययन करती है कहलाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए पे आप टिक लगा दो, बाकी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। पैलियोंटोलॉजी, ठीक है, क्या नाम है? पैलियोंटोलॉजी इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 दिखाई दे रहा है? हाँ, मैं दिखाई दे रहा हूँ, बिल्कुल क्लियर। चलिए फिर शुरुआत कर देते हैं। बे अंग जिनकी उत्पत्ति समान होती है। ओल्ड क्वेश्चन पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। बे अंग जिनकी उत्पत्ति समान होती है और वे एक ही मौलिक आधार पर बने होते हैं लेकिन भिन्न कार्य करते और अलग अलग रूप धारण करते हैं कहलाते हैं। अरे भैया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सजातीय अंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? सजातीय अंग कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 है निम्नलिखित में से किसे उभयचर और सरीसृप के बीच की लुप्त कड़ी माना जाता है या कहा जाता है? क्या दिक्कत पड़ रही है? क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के पूछ सकता है। निम्नलिखित में से किसे उभयचर और सरीसृप के बीच की लुप्त कड़ी कहा जाता है? सिमोरिया इज अ राइट ऑप्शन। सिमोरिया, कितना बढ़िया नाम है सिमोरिया। यार कुछ नाम तो ऐसे हैं जो लेने में बड़े अच्छे लगते हैं। अंग जो देखने में लगभग एक जैसे दिखते हैं, अंग जो देखने में लगभग एक जैसे दिखते हैं और समान कार्य करते हैं लेकिन उनका विकासात्मक मूल्य भिन्न होता है। ये लगाओ, लेकिन उनका विकासात्मक मूल्य भिन्न होता है कहलाते हैं अनुरूप अंग, यानी कि अनुरूप संरचना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है मैंने ये वाला भी। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है जानवरों में पेटाजिया का विकास एक प्रकार का अनुकूलन है जिसे कहा जाता है उड़ान संबंधी। इज अ राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा जीवाश्मों की आयु मापी जाती है? निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा जीवाश्मों की आयु मापी जाती है? आप सी पे टिक लगाएं। C14 रेडियो कार्बन डेटिंग द्वारा, ठीक है, C14 रेडियो कार्बन डेटिंग द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, जरा ठीक से पढ़ो। विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में पाए जाने वाली प्रजातियों को कहा जाता है? विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में पाए जाने वाली प्रजातियों को कहा जाता है। डी पे आप टिक लगाएं। एलोपेट्रिक प्रजाति। एलोपेट्रिक प्रजाति का नाम कभी सुना है आपने? होती क्या है? ये सब थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 जरा एक बार देखो। आनुवांशिक बहाव की घटना निम्न में से केवल किससे संचालित होती है? आनुवांशिक बहाव की घटना निम्न में से किससे संचालित होती है? छोटी जनसंख्या से। छोटी जनसंख्या से क्या होती है? संचालित होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 घोड़े के वंशानुक्रमिक विकास में सर्वप्रथम अवशेष कौन सा है? सर्वप्रथम अवशेष कौन सा है? ए पे आप टिक लगाए। इयोहिप्पस इज अ राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। जो क्वेश्चन मैंने लिया बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसे सरीसृप का स्वर्ण युग माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे सरीसृप का स्वर्ण युग माना जाता है? बी पे आप टिक लगाओ। मेसोजोइक। मेसोजोइक को सरीसृप का स्वर्ण युग माना जाता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 जरा ठीक से पढ़ो। विभिन्न जीवों में उनके अलग अलग कार्यों के बावजूद समान विकासवादी उत्पत्ति वाली संरचनाओं को क्या कहा जाता है? सजातीय संरचनाएं कहा जाता है। ऊपर भी एक क्वेश्चन आ रखा, क्या कहलाता है? सजातीय संरचनाएं कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 जरा एक बार ठीक से देखो। निम्नलिखित में से कौन सा एक सजातीय संरचना का उदाहरण है? पक्षी का पंख और चमगादड़ का पंख। पक्षी का पंख और चमगादड़ का पंख इज अ राइट ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन नंबर 13 देखो जरा एक बार। उन संरचनाओं के अवशेष को क्या कहा जाता है? उन संरचनाओं के अवशेषों को क्या कहा जाता है जो पैतृक प्रजाति में कार्य करते थे लेकिन अब वर्तमान प्रजाति में कार्यशील नहीं है? यानी कि पैतृक प्रजाति में काम करते थे लेकिन अब जो है वो काम के नहीं है, वो है अपशेषी संरचनाएं। सी पे आप टिक लगा दो, अपशेषी संरचनाएं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 14 एक बार ठीक से पढ़ो। निम्नलिखित में से कौन मानव में अपशेषी संरचना का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन मानव में अपशेषी संरचना का उदाहरण है? अकलदार भी है, बर्मीफॉर्म अपेंडिक्स ये भी है, और निकिटेटिंग झिल्ली ये भी है। तो डी पे आप टिक लगा दो, उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी। ठीक है, अगर पीडीएफ फाइल लेनी है, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 जरा देखो ध्यान से। विभिन्न प्रजातियों के बीच भ्रूण के विकास में समानता के लिए क्या शब्द है? विभिन्न प्रजातियों के बीच भ्रूण के विकास में समानता के लिए शब्द है जो एक सामान्य वंश का सुझाव देता है। भ्रूण समरूपता। भ्रूण समरूपता इज अ राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जरा एक बार पढ़ो ठीक से। एक सामान्य पूर्वज प्रजाति के जीवाश्म आधुनिक प्रजाति ए और बी दोनों की विशेषताएं दर्शाते हैं। इस घटना को क्या कहा जाता है? इस घटना को क्या कहा जाता है? अनुरूपता, अभिसरण, विचलन, अनुकूली विकिरण। सी पे आप टिक लगा दे, विचलन इज द राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कुल 75 क्वेश्चन मैंने लिए हैं और इन्हीं में से 10 से 12 क्वेश्चन आपके एग्जाम पेपर में फंस जाएंगे। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के क्यों ना हो, जिस यूनिवर्सिटी में आप एग्जाम पेपर देने वाले हैं ना, 75 क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा जो ना आए। 100% क्वेश्चन फंसने वाले हैं। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं मैंने। चलिए, निम्नलिखित में से कौन अनुकूली विकिरण का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन अनुकूली विकिरण का उदाहरण है? जल्दी बताओ। तो ए पे टिक लगा दो, ए नंबर इज द राइट ऑप्शन। गोल्पागोस द्वीप समूह पर डार्विन के फिंस। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखो जरा। जीवाश्मों का अध्ययन कहलाता है जीवाश्मिकी। ठीक है, इंग्लिश में ऊपर लिखा हुआ सबसे पहला क्वेश्चन वो यही वाला है। हिंदी में कहते हैं जीवाश्मिकी। बहुत सारे बच्चों का माइंड घूम जाता है, सर इसमें ऑप्शन ये थे, इसमें ऑप्शन ये है। अरे पूरा पेपर पढ़ा हुआ आ गया यार, किसने कहा नहीं आएगा? आप पढ़ के तो देखो, तभी तो मजा आएगा पढ़ने में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, कार्बन डेटिंग कितनी पुरानी सामग्रियों की सटीक तारीख बता सकती है? 50,000 साल पुरानी है। डी पे आप टिक लगा दो, इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखो। अभी क्वेश्चन बहुत हैं, तेजी से करवा देता हूँ, क्वेश्चन की लेंथ बहुत बड़ी बड़ी है। कार्बन 14 का आधा जीवन क्या है? 5,730 वर्ष। ठीक है, 5,730 वर्ष। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 21 पढ़ो। वह प्रक्रिया क्या है जिसके द्वारा एक ही प्रजाति कई अलग अलग प्रजातियों को जन्म देती है? एक ही प्रजाति कई अलग अलग प्रजातियों को जन्म देती है, जिनमें से प्रत्येक एक विशिष्ट वातावरण या जीवन शैली के अनुकूलित होती है। अरे यार, दुनिया में इतने लोग हैं, सबकी प्रजातियां कैसी हैं? अलग अलग मुझे तो दिखाई देती हैं। कोई काला, कोई हरा, कोई पीला, किसी का मुंह ऐसे, कोई ऐसे, कोई ऐसे, सबका डिज़ाइन अलग अलग है। यहाँ पे टिक लगा दो, डी अनुकूली विकिरण इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 22 देखो। कार्बन डेटिंग कैसे काम करती है? तो कार्बन डेटिंग जो है ना, एक नमूने में कार्बन 14 की मात्रा को मापकर, एक नमूने में कार्बन 14 की मात्रा को मापकर ये काम करती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखो जरा एक बार ठीक से। निम्नलिखित में से कौन सा एक नमूने में कार्बन 14 के स्तर को मापने की विधि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक नमूने में कार्बन 14 के स्तर को मापने की विधि नहीं है? एक्सरे विवर्तन। बी पे टिक लगा दो, एक्सरे विवर्तन बहुत अलग चीज़ रही। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 24 मेरे दोस्तों एक बार ठीक से देख लो। पृथ्वी के इतिहास का रिकॉर्ड प्रदान करने वाले चट्टानों में जीवाश्मों के कालानुक्रमिक अनुक्रम के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ए पे टिक लगा दो, जीवाश्मिकी। ठीक है, जीवाश्मिकी इज अ राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 25वां। ठीक है, 25वां क्वेश्चन देख लो। जीवाश्म रिकॉर्ड के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा विकास का प्रत्यक्ष प्रमाण है? जीवाश्म रिकॉर्ड के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा विकास का प्रत्यक्ष प्रमाण है? अनुरूप संरचनाएं, सजातीय संरचनाएं, संक्रमणकालीन जीवाश्म, अभिसरण संरचनाएं। सी पे आप टिक लगा दो, संक्रमणकालीन जीवाश्म। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन नंबर 26 देखो। कार्बन डेटिंग का आविष्कार किसने किया था? सबको पता होना चाहिए। यहाँ पे ए पे टिक लगा दो, बिलार्ड लिब्बी ने। ठीक है, बिलार्ड लिब्बी ने कार्बन डेटिंग का आविष्कार किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 एक बार ठीक से पढ़ लो। निम्नलिखित में से कौन सा संक्रमणकालीन जीवाश्म का उदाहरण है? आर्कियोप्टेरिक्स का नाम सुना है आपने? देखा भी होगा, जंतुएं देखा है ये? अबे यार क्या देखा फिर आपने? कुछ नहीं देखा। क्वेश्चन नंबर 28 देखो जरा एक बार। किसी जनसंख्या में यदि प्राकृतिक चयन के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी हानिकारक एलील की आवृत्ति कम हो जाती है तो कौन सी प्रक्रिया घटित होती है? सूक्ष्म विकास।
पीढ़ी दर पीढ़ी हानिकारक एलील की आवृत्ति कम हो जाती है तो कौन सी प्रक्रिया घटित हो रही है? सूक्ष्म विकास तो हो रहा है, विकास हो रहा है पर धीरे धीरे, है ना, वो वाली क्रिया होती है ये। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 29 देखो, क्वेश्चन नंबर 29, उस घटना को क्या कहा जाता है जहां निकट संबंधी प्रजातियां अलग अलग वातावरण में रहने पर अलग अलग लक्षण विकसित करती हैं? ठीक है, उस घटना को क्या कहा जाता है जहां निकट संबंधी प्रजातियां अलग अलग वातावरण में रहने पर अलग अलग लक्षण विकसित करती हैं? विचलन। तो विचलन कार्बन डेटिंग के लिए किस आइसोटोप का उपयोग किया जाता है? कार्बन डेटिंग के लिए आइसोटोप होता है C14। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 31 जरा एक बार ठीक से पढ़ लो, निम्नलिखित में से कौन सा अपसारी विकास का उदाहरण है? अपसारी विकास तो चमगादड़ और पक्षियों में सजातीय संरचनाएं, चमगादड़ और पक्षियों में सजातीय संरचनाएं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 32 देखो, निम्नलिखित में से कौन सा बोटल नेक प्रभाव का उदाहरण है? बोटल नेक प्रभाव ये हमने यूनिट फर्स्ट में भी पढ़ा है। ठीक है, पढ़ा है या नहीं पढ़ा? एक बार जोर से बोलो, पढ़ा है। पढ़ा है तो उसका आंसर क्या होगा? क्या होता है बोटल नेक इफेक्ट? एक लाइन में समझा दो बस कि सर ये होता है। अबे चुप जाए यार, तुम्हें कुछ ना पता। बी पे टिक लगा दो। एक छोटी आबादी किसी आपदा से बच गई और अपनी संख्या का पुनर्निर्माण कर रही है। एक छोटी आबादी आपदा से बच गई और अपनी संख्या का पुनर्निर्माण कर रही है। दे दवा दव, दे दवा दव, ले और दे। क्वेश्चन नंबर 33 देखो जरा, मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई? प्लेस्टोसीन में हुई। अरे यार कितने पुराने ज़माने की बात है, तो हम तो अभी आया, हमको क्या पता। अबे किस ज़माने की बात चल रही है देख लो। मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई? प्लेस्टोसीन में हुई, प्लेस्टोसीन में। क्वेश्चन नंबर 34, कार्बन का सबसे कम प्रचुर समस्थानिक कौन सा? C14, राइट, टिक लगाओ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 35 है, कार्बन का सबसे प्रचुर आइसोटोप कौन सा है? C12, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 36 देखो, जीवाश्म क्या है? जीवाश्म क्या है? जीवाश्म क्या है? देखो जीवाश्म ना, अभी आपको पता होना चाहिए कि यार 20 करोड़ साल पहले और की हड्डियाँ निकली, और 20 करोड़ साल पहले ये निकला, 50 करोड़ साल पहले ये था, तो वो वहाँ पे दबा हुआ निकला। और रीज़न ऐसा होता है, जब कोई भी चीज़ हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे आ जाती है ना, तो वो सेफ़ रहती है, वहाँ जैसी होती है वैसे की वैसी रहती है। कोई भी अगर कोई लकड़ी भी है ना और वो हाई टेम्परेचर प्रेशर में फंस गई, तो वो कई सौ साल तक, यानी कि करोड़ों साल तक वो वैसी की वैसी रहेगी वहाँ पर। और आज भी जब खुदाई के दौरान जहाँ पे टेम्परेचर प्रेशर मेंटेन है, वहाँ से जीवाश्म जो है ना बाहर को निकल जाते हैं, गलते भी ना हैं, ऐसे के ऐसे रहते हैं नॉर्मल। यानी कि अतीत के जीवों के संरक्षित अवशेष, संरक्षित मतलब जो सेफ रहे जो अवशेष हैं, कंजर्वेटिव अवशेष। क्वेश्चन नंबर 37 देखो, किस प्रकार का जीवाश्म तब बनता है जब खनिज धीरे धीरे किसी जीव की संरचना को संरक्षित करते हुए उनके कार्बनिक पदार्थ को प्रतिस्थापित कर देते हैं? पैट्रीकृत जीवाश्म, पैट्रीकृत जीवाश्म। क्वेश्चन नंबर 38 देखो जरा एक बार, मोल्ड जीवाश्म क्या है? मोल्ड जीवाश्म जो होता है ना, वो किसी जीव के सड़ने से तलछट से बची खोखली जगह, उसको बोलते हैं मोल्ड जीवाश्म। क्वेश्चन नंबर 39 देखो, किस युग को सरीसृपों का युग कहा जाता है जिस दौरान डायनासोर प्रमुख थे? मीसोजोइक युग। मीसोजोइक युग जो है ना, वो सरीसृपों का प्रमुख युग है। अंबर क्या है? अंबर देखा धरती देखी देखा, अरे पता नहीं सॉन्ग का भी पता ना कौन सा। ए पे टिक लगाओ, जीवाश्म वृक्ष रस। ठीक है, इज ए राइट ऑप्शन। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखो, नरम शरीर वाले जीवों के असाधारण संरक्षण के लिए जाना जाने वाला वर्ग सेल किसी भूवैज्ञानिक काल से है? किस भूवैज्ञानिक काल से है? कैम्ब्रियन काल से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, जिस पे लिखा हुआ ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझो वो एग्जाम पेपर में आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 देखो, सूचकांक जीवाश्म क्या है? सूचकांक जीवाश्म क्या है? जो ऑप्शन की लेंथ सबसे ज़्यादा होगी वही इसका आंसर होगा। ए भरा पड़ा है, कुछ लंबा ऑप्शन दिया है। ए जीवाश्म को जो एक विशिष्ट भूवैज्ञानिक काल में अस्तित्व में था और इसका उपयोग चट्टान की परतों की तिथि निर्धारण करने के लिए किया जाता है, इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 देखो, प्रथम स्तनधारी किस भूवैज्ञानिक युग में प्रकट हुए? प्रथम स्तनधारी, तो स्तनधारी समझते हो? मनुष्य क्या है? स्तनधारी है, जो बच्चे को जन्म देता है और दूध पिलाता है। यहाँ पे सी पे टिक लगा दो, सीनोजोइक युग। ठीक है, सीनोजोइक युग। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखो एक बार, टैक्सोनॉमी क्या है? अरे है जीवाश्मों का अध्ययन, जीवाश्मीकरण की प्रक्रिया, मृत्यु के बाद प्रभावित करने वाली प्रक्रियाओं का अध्ययन, जीवाश्मों का वर्गीकरण। टैक्सोनॉमी क्या है? अबे यार ये टैक्सोनॉमी कहाँ फंस गई?
चलो इसका राइट ऑप्शन खुद से बताओ क्या होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 देखो, एक रूपतावाद की अवधारणा किसके कार्य से जुड़ी है? जेम्स हटन के कार्य से जुड़ी है। जेम्स हटन, कितना बढ़िया नाम है इसका, दिमाग सटक गया होगा। किस युग की विशेषता सरीसृपों का प्रभुत्व और फूल वाले पौधों का उद्भव है? मीसोजोइक युग। मीसोजोइक युग बहुत फेमस चल रहा है, क्या बात भाई, सब कुछ इसी युग में हुआ। जीवाश्मों के विश्लेषण के आधार पर प्राचीन जलवायु और वातावरण का अध्ययन कहलाता है पूर्व जलवायु। जीवाश्मों के विश्लेषण के आधार पर प्राचीन जलवायु और पर्यावरण का अध्ययन कहलाता है पूर्व जलवायु। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 48 देखो, जीवाश्म रिकॉर्ड की अपूर्णता में योगदान देने वाला प्रमुख कारक क्या है? तो 4 ऑप्शन होते हैं, चारों अच्छे लगते हैं, बट एक ऑप्शन राइट होता है, चुनना आपको होता है। मुझे पता है नीला वाला चुनोगे आप। कुछ जीवों का चयनात्मक संरक्षण इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, ओके ओके ओके। अब ऐसा होता है कि ये पूरी PDF फाइल, पूरी वीडियो आप देख तो लोगे, पढ़ भी लोगे, समझ भी लोगे, लेकिन असल में कुछ दिनों बाद ना इनके ऑप्शन आपके दिमाग में से उतरने लगेंगे। तो एक बार PDF फाइल दोहरा ली, सबका सब अपने आप याद हो जाएगा, क्योंकि जिस दिन पेपर देने जाओगे ना तो हर एक PDF फाइल, 8 PDF फाइल और साथ में प्रैक्टिस सेट भी मैं करवाने वाला हूँ आपको। आई होप कि पूरे नंबर लाओगे, पूरे नंबर, एक क्वेश्चन भी नहीं बचेगा जो ना करके आओगे, 100% पेपर करके आओगे पूरा। कुछ जीवों का चयनात्मक संरक्षण, सी पे आप टिक लगा दो। क्वेश्चन नंबर 49 है, जीवाश्म रिकॉर्ड में किस प्रकार के जीवों को संरक्षित होने की अधिक संभावना है? यानी कि कोमल शरीर वाले जीव, यानी कि सी पे टिक लगा दो, कठोर कवच या कंकाल वाले जीव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 देखो, किस वातावरण में जीवाश्मों के जल्दी बनने और संरक्षित होने की संभावना अधिकतम होती है? यानी कि किस वातावरण में जीवाश्मों के जल्दी बनने और संरक्षित होने की संभावना अधिकतम होती है? गहरे समुद्र की तली में। ठीक है, प्रेशर बहुत हाई होता है, टेम्परेचर भी हाई होता है। क्वेश्चन नंबर 51 देखो, किस प्रकार के जीवों को उनके नरम और नाजुक स्वभाव के जीवाश्म रिकॉर्ड में प्रस्तुत किए जाने की संभावना कम है? समुद्री अकशेरुकी, अकशेरुकी इज ए राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखो, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जहां जीवाश्म कटाव और अपक्षय के माध्यम से सतह पर उजागर होता है? जीवाश्म उत्खनन, जीवाश्म उत्खनन कहा जाता है। डी पे आप टिक लगा दो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं, किस रेडियोधर्मी आइसोटोप का उपयोग आमतौर पर कार्बनिक पदार्थों के डेटिंग के लिए किया जाता है? तो कार्बन 14, वेरी इंपॉर्टेंट, दमदार, शानदार, जबरदस्त क्वेश्चन। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कार्बन से 1 या 2 क्वेश्चन फंसने वाले हैं आपके। किस रेडियोधर्मी आइसोटोप का उपयोग आमतौर पर कार्बनिक पदार्थों की डेटिंग के लिए किया जाता है? कार्बन 14। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा ये बताओ, लाखों से अरबों वर्ष पुराने जीवाश्मों की डेटिंग के लिए कौन सी डेटिंग विधि सबसे उपयुक्त होती है? पोटेशियम आर्गन डेटिंग। लो कार्बन तो फिलअप हो गया तुम्हारा, धूम गिर गया नीचे को, या पोटेशियम आर्गन डेटिंग इज ए राइट ऑप्शन। चलिए मेरे दोस्तों आगे बढ़ाता हूँ क्वेश्चन नंबर 55 पे। चट्टान से टकराव, चट्टान परतों की डेटिंग में सूचकांक जीवाश्मों के उपयोग के पीछे क्या सिद्धांत है? जीवाश्म सभी चट्टानी परतों में पाए जाते हैं। जीवाश्म आसानी से पहचानने जाने योग्य और व्यापक है, राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देखो, किस प्रकार की डेटिंग में वैज्ञानिक चट्टानों और जीवाश्मों की उम्र का अनुमान लगाने के लिए कुछ आइसोटोप के क्षय की अनुमानित दरों का उपयोग करते हैं? निरपेक्ष डेटिंग। यार कमाल की साइंटिस्ट है यार, कमाल के साइंटिस्ट हैं, वो कमाल की टेक्निक है यार। इतनी पुरानी चट्टानों का पता निकाल ले रहे हैं कि यार ये कितनी पुरानी चट्टान होगी, कितने हज़ार साल पुरानी, कितने करोड़ साल पुरानी चट्टान होगी। खुद देखो यार, अब तुम देख रहे हो आप। क्वेश्चन नंबर 57 देखो, किस डेटिंग विधि में समय के साथ प्राकृतिक रेडियोधर्मिता के कारण खनिजों में इलेक्ट्रॉनों के संचय को मापना सम्मिलित है? थर्मोल्यूमिनेसेंस डेटिंग इज द राइट ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, कौन सी डेटिंग पद्धति इस तथ्य पर निर्भर करती है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में उसके पूरे इतिहास में समय समय पर उलटफेर हुआ है? वो है पेलियोमैग्नेटिक डेटिंग। पेलियोमैग्नेटिक डेटिंग इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 59 देखो, डेंड्रोक्रोनोलॉजी क्या है? डेंड्रोक्रोनोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम पेपर में फंसते हैं, तभी तो मैंने वेरी इंपॉर्टेंट लिए हैं ये। वृक्ष बलों के अध्ययन पर आधारित डेटिंग, वृक्ष बलों के अध्ययन पर आधारित डेटिंग। चलो कोई दिक्कत नहीं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं, कार्बनिक पदार्थों के अभाव में चट्टानों एवं जीवाश्मों के काल निर्धारण के लिए कौन सी काल निर्धारण
विधि उपयोगी है। पोटेशियम आर्गन डेटिंग, पोटेशियम आर्गन डेटिंग। क्वेश्चन नंबर 61 देखो, इलेक्ट्रॉन स्पिन अनुनाद किसकी डेटिंग के विशेष रूप से उपयोगी है? अरे हाय इलेक्ट्रॉन भैया इसमें जोलॉजी में भी घुस गया, इलेक्ट्रॉन केमिस्ट्री फिजिक्स में घुसे ही पड़ा, यहाँ भी घुस गया, ये ना छोड़ेगा पीछा, ये किसी चीज़ का पीछा छोड़ता ही ना इलेक्ट्रॉन। बी पे टिक लगा दो, अकार्बनिक समंगरी इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 62 पढ़ो, जीव जंतु अनुक्रमण की अवधारणा किस डेटिंग पद्धति में आवश्यक है? सूचकांक, जीवाश्म डेटिंग। अरे कई मेथड हैं यार। क्वेश्चन नंबर 63 एक बार पढ़ो, आधुनिक घोड़े का वैज्ञानिक नाम क्या? वाह क्या क्वेश्चन है। आधुनिक घोड़े का वैज्ञानिक नाम क्या है? इक्वस कैबेलस, इक्वस कैबेलस। अरे एक बार अच्छे से पढ़ के जाना है यार, बस सारे के सारे क्वेश्चन अपने आप दिमाग में खुद आ जाएंगे कि इसका राइट ऑप्शन ये था, इसका राइट ऑप्शन ये था। कौन सा भूवैज्ञानिक युग घोड़ों के प्रारंभिक विकास से जुड़ा है? कौन सा भूवैज्ञानिक युग घोड़ों के प्रारंभिक विकास से जुड़ा है जिसमें छोटे बहुपंजे वाले पूर्वज की विशेषताएं थी? अबे घोड़ों के भी मतलब बहुपंजे थे, वाह भाई वाह। इयोसीन, तो घोड़ा थोड़ी ना, उसे कुछ और घोषित कर दो। इयोसीन इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 है, मेसोहिप्पस प्रजाति निम्नलिखित के लिए जानी जाती है? 3 उंगलियों के लिए जानी जाती है। घोड़े की प्रजाति है, ले भैया इनकी भी उंगलियां पैदा होंगी पुराने ज़माने में। प्लेस्टोसीन युग घोड़ों सहित बड़े स्तनधारियों के विविधीकरण से जुड़ा है, इस युग का सामान्य नाम क्या है? हिमयुग, हिमयुग इज द राइट ऑप्शन। क्वेश्चन 67 जरा देखो, प्रेजेवलेस्की घोड़ा जिसे एक जीवित जीवाश्म और एकमात्र वास्तविक जंगली घोड़े की प्रजाति माना जाता, इस प्रजाति से संबंधित है? इक्वस, ए पे आप टिक लगा दो, द राइट ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देख लेते हैं बड़े प्यार के साथ, बड़े अच्छे तरीके से। निम्नलिखित में से कौन सा हाइरकोथेरियम की खोपड़ी की एक विशेष विशेषता है? निम्नलिखित में से कौन सा हाइरकोथेरियम की खोपड़ी की एक विशेष विशेषता? लंबा चेहरा, लंबा चेहरा, लंबोदर है जिसका। घोड़े की प्रजाति में शरीर के आकार में वृद्धि की विकासवादी प्रवृत्ति को कहा जाता है कोप का नियम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नहीं लिखा, लेकिन ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चलिए मेरे दोस्तों आगे बढ़ाता हूँ मैं। आप कह रहे हैं सर आगे पढ़ाओ, तो आगे पढ़ाएंगे, डरो मत। हॉर्स फाइलोजेनी की अवधारणा का तात्पर्य है, हॉर्स फाइलोजेनी की अवधारणा का तात्पर्य है विभिन्न घोड़ों की प्रजातियों के बीच विकासवादी संबंध, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। घोड़ों के से 1 या 2 क्वेश्चन फंसने वाले हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 71 देखो, आधुनिक घोड़े में एक पंजे वाले खुर का विकास, इसका उदाहरण है अपसारी विकास। एक पंजा वाला खुर, अय हाय क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 72 देखो, घोड़े की प्रजातियों का उनके विकासवादी संबंधों के आधार पर वर्गीकरण, इसका एक उदाहरण है फाइलोजेनी, फाइलोजेनी का एक उदाहरण है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 73 पढ़ो खुद से और आंसर बताओ क्या होगा। घोड़े के विकास में बड़े एक पैर के अंगूठे का एक पंजे वाले खुर में विकास, इसका उदाहरण है अपसारी विकास, अपसारी विकास। क्वेश्चन नंबर 74 देखो, आधुनिक घोड़ों में एकल लंबी पैर की उंगली के विकास को कहा जाता है खुर, खुर, हाथी का खुर। क्वेश्चन 75 देखो जरा, घोड़े के विकास में दांत के मुकुट की ऊंचाई बढ़ाने की प्रक्रिया को कहा जाता है हिप्सोडोंटी, हिप्सोडोंटी इज अ राइट ऑप्शन। तो कुल 75 क्वेश्चन आज मैंने इस लेक्चर में कवर करवाए हैं आपको यूनिट 3 के, और इसी तरह से आगे भी करवाए जाएंगे। इसीलिए किसी को PDF फाइल चाहिए, डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक ओपन करो और आराम से देख लो, ठीक है। मतलब PDF फाइल डाउनलोड कर लो, ये हमेशा आपके पास सेव रहेगी। जब आपका एग्जाम पेपर हो एक बार देख के जाना, वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, खाली PDF फाइल देख के जाना अच्छे से, ठीक है। तो पढ़ो, मेहनत करो, काम की चीज़ें आपके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक्स।